फाइनली हो गया। हाँ, हो पाया है। और कैसे हो नीलोफर? बस मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या क्यों नहीं हो रहा था कनेक्ट? पता नहीं नेटवर्क इशू। हो सकता है यार, क्योंकि मैं भी 1 घंटे तक मैं किसी और से बात ही कर रहा था इसी जगह पे। अच्छा। हाँ, तो मुझे एकदम डैम श्योर था कि मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है। हाँ, कनेक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है ना कभी कभी। हाँ। आप हेडफोन लगाए हो क्या कुछ? नहीं। मेरा ओके। अ, तो नीलोफर, ये वीडियो शूट करने का रीज़न क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ है, राइट? तो आज हम जो भी बात करेंगे एक रियलिटी बेस पे बात करेंगे। लॉकडाउन में मैंने इश्क में मर जावा शो किया था कलर्स टीवी पे। जस्ट मुझे रनिंग शो मिल गया था हम्म। लॉकडाउन के टाइम पे। तो हम्म। मैंने ये सोचा, जब मैंने स्टार्ट किया था शो उसके बाद में तो मैंने शो करना बंद कर दिए थे। बालिका वधू किया, उसके बाद साथ निभाना साथिया किया था। वो लास्ट शो था मेरा। उसके बाद में तो फिर मैं बाकी जूम चैनल और एड वगैरह में थी, मूवीज वगैरह कर रही थी। अब लॉकडाउन में आके काम ही नहीं था किसी के पास में भी, तो शो का ऑफर आया तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। जब मैं वहाँ शो पे गई थोड़े दिन तो सही था, लेकिन थोड़े दिन के बाद में फिर वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। 1 ईयर मैंने किए फिर भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा था फिर भी 1 ईयर किया आपने? करना ही है, क्या करेंगे। क्योंकि रनिंग शो मतलब लॉकडाउन के टाइम पे शो कहाँ चालू थे, डेली शो ही एक चालू था। शो करेक्ट। थे ही नहीं, movie वगैरह नहीं स्टार्ट था ना। राइट, राइट, राइट। बट रनिंग शो में मतलब जैसे कोई शो ऑलरेडी चल रहा है और बीच में से जाके जब हम उस चीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है ना वो चीज़ों को संभालना। थोड़ा ये भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट वहाँ पे ये था, जहाँ वहाँ पे जो लीड थी हमारी शो की, जो लीड थी हेरल शाह, हम्म। उस वो जब छोटी थी चाइल्डहुड आर्टिस्ट थी, जब वो गुलाल शो बालिका के बाजू में उसका एक शो आता था गुलाल करके। तो वो छोटी न्यू थी, तो वो शो मैंने उसके साथ में किए थे। तो उस थ्रू मुझे जानती थी बहुत अच्छे से। तो वो शो में थोड़ा सा मुझे एक एक्टर्स का सपोर्ट मिल गया था। बस बाकी प्रोडक्शन ने काफी हेल्प किए थे आर्टिस्ट लोग से बात करके मुझे एडजस्ट करवाने में। फिर बाद में धीरे धीरे तो वो चीजें हो ही जाती है कि एक्टर्स को फिर सबको नीलोफर ही चाहिए, असिस्टेंट नहीं चाहिए होता है। ये चीज़ें अक्सर होती असिस्टेंट, है, डेली सोप में ये चीज़ें हाँ, अक्सर होती है कि यही प्रॉब्लम है कि जो मेन कर रही है ना कंपनी, वही उनको चाहिए फिर असिस्टेंट को वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। इवन अगर असिस्टेंट अगर आपका स्ट्रांग है, उसका काम अच्छा है, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि मतलब उसके लिए लोग सबसे पहले उठ के आते हैं कि नहीं नहीं पहले मुझे पहुंचना है ताकि मुझे उससे मेकअप या हेयर करवाना है। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो टाइम पे उधर नहीं पहुंच पा रहा है तो होता है कि नहीं उसको भेजो। हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है उस टाइम पर, राइट? अच्छा, तो वहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं जो लाइक जैसे मैं कहूँ कि लाइट है, सेटिंग है, स्पॉट है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होती हैं, मेकअप डिपार्टमेंट होते हैं, तो बेसिकली उनका ऑन सेट डेली शॉप पे सेट पे उनका कैसा बिहेवियर होता है? आई मीन अगर जैसे आपने कोई चीज़ मांग लिया कि यार दादा मेरे को ये चीज़ें चाहिए, चाहे मेरे को फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक चाय चाहिए, तो उनका क्या बिहेवियर होता है वहाँ पर? डेली शो में तो स्पॉट दादा का ऐसा होता है जैसे वो प्रोडक्शन मैनेजर है। वो उनसे पानी भी मांगो तो बोलेंगे वहां से ले लो ना। टाइम नहीं होता है, क्योंकि डेली शो में वो लोग भी कम पर्सन पे आते हैं ना, 2 या 3 जन ही होते हैं। तो वो लोग को एक्टर्स का भी देखना होता है और इतनी बड़ी यूनिट होती है, तो उनके लिए भी उनको काम करो तो थक जाते हैं वो बहुत ज्यादा। तो चाय पानी हमारे लिए जो होता है वो नहीं कर पाते। हाँ, मॉर्निंग में एक टाइम दे देते, उसके बाद में फिर आप उस बात की उम्मीद मत रखना कि आपको बार बार देंगे। मॉर्निंग में मतलब एक चाय दे दिया उसके बाद जय श्री राम बोल के साइड हो जाते हो? अब नहीं। हाँ, क्योंकि उनको उसके बाद में फिर उनकी ड्यूटी चालू हो जाती है ना। राइट, राइट। भागम दौड़ भी बहुत ज़्यादा होता है वो लोग का उसमें। होता है उनको फिर सेट का
का भी देखना होता है, बाहर भी सामान के लिए जाना आना होता है उनकी, तो राइट। फिर वो हमारे लिए सर्विस नहीं कर पाते। और यही चीज़ अगर हम जैसे फिल्म में जाते हैं तो कितना हाँ, डिफरेंस होता है? वहाँ पे काफी डिफरेंस होता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। जब हम एड मूवीज वगैरह में जाते हैं वहाँ ज्यादा लोग होते हैं, तो अगर हमने वहाँ पे एक बार दादा को बोल दिया तो फिर वो तुरंत लाके दे देते हैं, राइट। मना नहीं, मतलब क्योंकि उनको हमारे लिए ही रखा जाता है ना, हम सब सारे यूनिट के लोग होते हैं, उनके लिए ही रखा जाता है। राइट। तो कहीं ना कहीं स्पॉट दादा भी जो होते हैं उनकी थोड़ी सी मैन पावर भी ज़्यादा होती है फिल्मों में, और हाँ, उन्हें एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट आपको संभालना है। संभालना है। राइट। ओके। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको हर टाइप के हेयर करने आते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे अभी जो ट्रेंडिंग में जो भी हेयर चल रहे हैं, आई मीन जो भी हेयर स्टाइलिंग चल रही है, खास करके फैशन शोज़ में मैं देखता हूँ, वहाँ पर एक हाई पोनी टेल करते हैं और उसको बड़े ही फिनिशिंग के साथ में उसे जो है कि लुक दिया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो ये चीज़ें पहले थी। पहले पहले भी थी, लेकिन पहले इतना परफेक्ट नहीं होता था जितना अभी ज्यादा करने लग गए लोग, फिनिशिंग वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। तो ये चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई है फिर? ये तो पहले भी थी ये, लेकिन इतना मतलब कैसे होता था, पहले इतना मशीन वगैरह नहीं था तो लोगों को उतना काम का डिफिकल्ट नहीं होता था, एक बार कर देते थे तो ज्यादा। अभी ज्यादा टेक्निक जैसे निकलती ज्यादा आती गई है इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से सारी चीजें चेंज हो रही है, और अभी तो काफी ज्यादा चेंज हो रही है। मुझे लगता है शायद ये इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सबको अच्छे से अच्छा काम करके देना है। काम देना है, कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है मार्केट में, और इंडस्ट्री में भी काफी लोग इतने सारे आ गए हैं ना हमारे इंडस्ट्री में सलून के, हम्म कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। ये सैलून वाला सिस्टम पहले नहीं था, मुझे लगता है। हाँ, ये सलून सिस्टम नहीं था पहले हमारी इंडस्ट्री में, अब लेकिन अब ज्यादा हो गया है। तो अभी ये जो भी सीख के आ रहे हैं एकेडमी से, सैलून से, जहाँ से भी सीख के आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, राइट? इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मतलब ऐसी इसका कौन सी चीज़ है कि मतलब उन लोगों में वो चीज़ें हैं वो हमारे में नहीं है, या फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग ने अपडेट कर रखा है अपने आप को, जो हमें करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो हमारे इंडस्ट्री का काम है ना, जो हम लोग जैसे पहले से जो चीजें चलती आ रही है इंडस्ट्री की, वो हमारा टेक्निक बहुत अलग है, और सलोन वालों का जो टेक्निक है ना वो अलग है। उन लोगों का जो ग्लू ड्रायर वगैरह होता है वो परफेक्ट होता है, एक अलग टेक्निक है। हमारी जो टेक्निक है वो अलग है, तो इसमें ना बहुत डिफरेंट हो जाता है, हो गया इंडस्ट्री में काम काम को लेके। और मुझे मतलब ये भी लगता है निलोफर की, जैसे कि जो एकेडमी सलोन से जो भी जहाँ से भी लोग सीख के आ रहे हैं, मुझे मैं तो अभी देख रहा हूँ लोग यूके यूएस से सर्टिफाइड होके आके बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर हमारे कुछ जो लोग अभी पीछे हैं, जी जो काफ़ी पीछे हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो सकता है कि अभी जैसा ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओ, भले वो डेली सोप ही क्यों ना हो, डेली सोप हो, हाँ, फोटो शूट हो, एड शूट हो, फिल्म हो, सीरीज़ हो, एक्स वाई जेड, इवन क्लाइंट के पास भी आप जाते हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल मतलब जो है कि वो ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही बात करना प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों। अब जो भी इसका रीज़न हो, उनको लगता है कि ऐसे बात करने से हम ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे, बट मुझे नहीं पता कि इससे ये कितना उनके मेंटली ये चीज़ें कहाँ तक सही है। ये चीज कैसी हो गई है यहाँ पे, क्लाइंट के पास में इंग्लिश बोलो, प्रोफेशनल है ठीक है वो चीजें, लेकिन सबसे पहला आपका काम भी परफेक्ट होना चाहिए ना। आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हो, मीठा मीठा बात करते हो, और काम परफेक्ट नहीं देते हो तो क्या मतलब है? फिर क्लाइंट कल के दिन वही क्लाइंट फिर उनको रिप्लेस करके हमको बुलाती है ना? उनका उनका थॉट सिस्टम बहुत सिंपल सा है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि आपका काम थोड़ा सा मतलब डाउन रहेगा चलेगा, बट आपका कन्वर्सेशन जो है कि बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कम होता है।
क्योंकि आगे उसी से ही उनको काम भी मिलता है, कहीं ना कहीं उसी चीज़ से वो लोग रिकमेंड भी वो लोग को करते हैं आगे, राइट। और उससे ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई, सामने वाला जो व्यक्ति है ये समझदार है, इसको इंग्लिश में बात करने आती है, अच्छा बात करता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक प्लस पॉइंट भी है ये चीज़ का। जो हमारे इंडस्ट्री में जो भी मेकअप दादा हैं, आज उनकी क्या हालत हो रखी है। एक छोटी सी कंपनी करने के लिए भी वो लोग बजट गिराते ही जा रहे हैं, ना कि आज की तारीख में वो चीज़ें बढ़ते रहनी चाहिए थी। लेकिन वो बजट, डेली सोप का क्या बजट था, आज क्या बजट पे ला के रखे हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न तो मुझे लगता है कि अपने हम ही लोग हैं। इतना कंपटीशन भी हो गया है ना कि आज लोगों को काम करने के लिए अपने बजट गिरा के काम करना पड़ रहा है। कहीं पे कुछ लोग अच्छे बजट में भी काम कर रहे हैं। हम्म हम्म ये बात भी है, बट वो बहुत कम जगह पे जो लोग हैं वो मतलब सही बजट पे काम कर रहे हैं, राइट। ओके, तो नीलोफर, मैं आपसे मतलब कुछ चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जो जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, तो मतलब जो भी फिल्में आपने की है, तो कौन कौन सी फिल्में की हैं, किन किन एक्टरों के साथ, एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया हुआ है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको कैसा मिला है, क्या आपने सीखा क्या है वो लोग से, या फिर जो नए ट्रेंड में जो हेयर स्टाइलिस्ट आ रहे हैं, चाहे जो भी डिज़ाइनर्स जो भी आ रहे हैं, आपने उनसे क्या सीखा है। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गया देख के प्रोफाइल कि मतलब हाँ, उस लेवल पर ये जाके काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग एक ड्रीम होता है कि हाँ यार, मैं उस जगह पे जाके काम करूँ। आप उस जगह पे आज हो, राइट। तो आपने उन लोगों से क्या देख के सीखा है, मतलब आपने कैसे ऑब्ज़र्व करना सीखा कि यार ये जो आइडिया है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में या फिर मैं इस चीज़ को सीख के लोगों पर अप्लाई करूँ तो मे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। काफी मैंने मूवी पद्मावत मूवी में भी बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे तो पता है ना आपको कितना प्राउड होता है संजय लीला बंसाली का। राइट राइट। काफी वहाँ पे हम्म और एक्टर्स से भी मैंने काफी चीजें सीखी है। जो चीजें, कुछ चीजें होती है ना हमको, हम नहीं कर पाते, कुछ चीजें एक्टर को सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, राइट। क्योंकि वो लोग जब मिरर के सामने होते हैं, हम मिरर के पीछे होते हैं, तो उनको ज्यादा दिखता है, हमको कम दिखता है काम करने में। लेकिन एक्टर्स हमारे से भी आगे है, आज की तारीख में तो ऑब्वियसली आगे है। आगे है। टेक्निक के बारे में बोलेंगे तो जैसे फैशन शो वगैरह में मैंने, जैसे ये विपुल सर वगैरह के साथ में मैंने काम किए फैशन शो वगैरह में, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो मैं तो हर जगह जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। ये नहीं बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो कभी परफेक्ट नहीं है। करेक्ट। हमको सीखने मिला, क्योंकि यहाँ पे कैसा हर जगह नया नया कुछ ना कुछ आ ही रहा है, राइट। तो हम जब मैं 17 साल जो पहले मैंने काम किए, वो काम अभी बाहर मार्केट में नहीं है ना, नहीं दिखेगा वो। में लोग यही आज ब्राइडल इंडस्ट्री में यही बोलते हैं कि इंडस्ट्री का काम अलग होता है, ब्राइडल का काम बहुत अलग होता है। इसलिए मैंने काफी लोगों के पास में, मैंने जब भी मैं गई हूँ तो मैंने उनको देखा है, अपना भी काम देखा है, तो मैं वो हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहती हूँ, करने की कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ हम आगे करते जाएंगे तो मार्केट में हमको भी आगे जाके और चीजें मिलेगी। राइट। और वो हम जब हमारा वो काम प्रोफाइल पे आता है तो लोगों को पसंद आने लगता है, और फिर हमको उससे ही कांटेक्ट मिलते हैं। करेक्ट करेक्ट, कंप्लीटली अग्री, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे अंदर क्या नहीं, मुझे आता है, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों देखूं इनको। तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हो। पीछे मतलब नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब मुझे तो आता है, मैं क्यों सीखूं, मेरे को ज़रूरत क्या है। तो वो जो ईगो जो हर्ट होता है, उससे आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ढकेल रहा होता है, ना कि आगे। राइट। तो और ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आज के तारीख में घर बैठे हैं, बेचारे काम ही नहीं है उनके पास, राइट। लोगों ने इतना महंगा यूनियन का कार्ड बनाया
ताकि हमें सेफ्टी मिले और हमें काम मिले। काम बट में आज वो घर बैठे हैं, काम के लिए 50 जगह फ़ोन करते हैं, बट उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ोन उठाएंगे नहीं, कॉल बैक नहीं करेंगे। कॉल नहीं उठाया तो मैसेज एक कर देंगे कि भाई आई एम बिज़ी, आई कॉल यू लेटर, बट कॉल कभी नहीं आता है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे घर बैठे हैं। मतलब आपको भी मैसेजेस आते होंगे शायद, मुझे भी दुनिया भर के कॉल मैसेजेस आते हैं कि शूट हो तो बताना फ्री हूँ, शूट हो तो बताना फ्री हूँ। उनके पास काम ही नहीं है, राइट। तो जो यूनियन का जो कार्ड बनाया हम लोग, इतना मतलब एक अमाउंट का क्या मैं नंबर बताऊं, इतने अमाउंट डाल के हमने कार्ड बनाया जिस वजह से कि हमें आगे काम मिले, हमें कोई रोक ना सके। आज तो वो स्थिति है कि जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी नहीं रोक सकते हो तुम, और जिसके पास कार्ड है वो तो चलो है ही, बट उसकी वैल्यू तो एकदम ज़ीरो कहीं ना कहीं हो चुकी है, राइट। तो सही बात है। तो हमारे जो, जैसे आप भी मेंबर हो यूनियन के, राइट, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स घर बैठे हुए हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कुछ कुछ में से बहुत लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हैं और जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, वो अच्छे खासे जगह पर बिज़ी है, काम कर रही हूँ, राइट। राइट। तो मुझे ये आपसे जानना है कि जो हमने जो कार्ड बनाया है इतना अमाउंट डाल के, वो कार्ड बनाने के लिए भी लोग कहाँ कहाँ से ब्याज पे पैसा लिया है, इंटरेस्ट पे लिया है ना, किसी से उधार लिया हुआ है अपना, क्या कहते हैं उसको, जो सेविंग जो रहता है, सेविंग तोड़ के कार्ड बनवाया हुआ है। तो ये कहाँ तक सही था जब आज यही सब स्थिति में आना था, तो ये कहाँ तक सही था फिर? तो ये सही गलत तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि उस टाइम पे तो मैं भी कार्ड बनाने के लिए गोल्ड रख के, अपनी सिस्टर का गोल्ड रख के, अपना खुद का भी गोल्ड रख के कार्ड बनवाई थी। लेकिन अभी कैसा हो गया है, पहले कैसा था कि हम काम इंडस्ट्री में जिनके पास कार्ड होता था उन्हीं को दिया जाता था, लेकिन कुछ वक्त से ऐसा हो गया है कि जो डायरेक्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, डीओपी, काफी सारे जो होते हैं, उनकी जो रिलेटेड फ्रेंड्स होती है लड़कियां, वो उनको उनके थ्रू आ गए मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो लोग उनको काम फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमारे जो मेंबर है वो घर में बैठ गए। ये अपने ये सलून वालों को ले लिए इंडस्ट्री में, काफी लोगों ने फ्रेंडशिप से, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, ये मुझे रुपेश बुला लो नए हेयर स्टाइलिंग में, आपने ले लिया, ऐसे काफी सारे इंडस्ट्री में आ गए। तो इस चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल है ही नहीं बेसिकली फिर। अभी सपोज जैसे यूनियन, कोई डायरेक्टर अगर बोल दे कि भाई मुझे इस बंदे के साथ ही काम करना है, हाँ, तो हमारी यूनियन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ ही ऐसा पास हो गया है जो हमारे यूनियन के हाथ में भी नहीं है। लेकिन ये जो आपने जो स्टेटमेंट दिया ना कि पता नहीं ये वीडियो मेरा कितने लोग देखेंगे और कहाँ तक सुनेंगे, जो आपने स्टेटमेंट दिया ना कि जो डायरेक्टर है, कैमरामैन है, वो उनके जो भी हाँ, फ्रेंड्स है, लड़कियां जो है उनको डायरेक्ट लेके आ गए, काम करा रहे हैं। तो अभी ये चीज़ अगर कोई कुछ लोग अगर सुन लेंगे ना, तो मतलब उनको बुरा लग जाएगा कि मतलब ये बुरे की बात नहीं है, क्या होता है अभी आप, मैं भी जैसे अभी इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रही हूँ, राइट। अभी जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो, रुपेश मेरा फ्रेंड है, और रुपेश के पास में अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं रुपेश को अगर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं रुपेश को मैसेज करती हूँ कि रुपेश मुझे कुछ काम है तो दो, तो रुपेश अब मुझे याद रखेगा ना, मैं रिमाइंड कर रही हूँ तो रुपेश मुझे ही बुलाएंगे ना। राइट राइट तो हाँ, बाकी जो रुपेश के पास में है उनका नंबर फिर बाद में आएगा, राइट। सबसे पहले तो हाँ, ये चीजें हो रही है अभी। लेकिन ये जो कवर अप जो किया है ना आपने खैर, मुझे ये जानना है आपसे कि आप इंडस्ट्री में हैं, कभी आपको ऐसा, मतलब कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो मतलब रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ यार वो प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और मुझे लगता है कि मेरा वन ऑफ द मतलब मेमोरेबल प्रोजेक्ट था वो, जहाँ पर मैंने काम किया है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर मिला है।
ऐसे तो बहुत कम मिलती बहुत कम मिलते हैं प्रोजेक्ट जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं काम को लेके। हम्म मैंने एक प्रोजेक्ट किया था श्वेता बासु के साथ में हम्म उदयपुर। हम्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मुंबई में भी आके उसके बाद में हमने किए। बहुत अच्छा, मतलब पूरी यूनिट भी बहुत अच्छी थी। काफी नए लोग थे, हम्म। काफी जूनियर भी थे उसमें मेकअप में और प्रोडक्शन टीम में। बहुत अच्छे से हमने वो किया। बहुत यादगार है वो हमारे लिए। और बहुत बुरा एक्सपीरियंस कब हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आस्किंग। हुआ है। जैसे मैं एक शो करती थी साथ निभाना साथिया। हम्म। उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई जो मुझे मतलब बहुत बुरा मेमोरी है मेरा वो। अगर आप शेयर कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो फिर ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर सकता हूँ मैं। लिव इट लिव इट लिव इट लिव इट लिव इट लिव इट। खैर, एक्टर के साथ जब हम काम करते हैं, मेकअप हेयर जब हमारा स्टार्ट होता है, उस टाइम पे एक्टर के सबसे क्लोज जो होते हैं वो मेकअप और एक हेयर ही होता है। उसके हाँ, बाद से, मेकअप है, और मुझे लगता है उसके बाद से कॉस्ट्यूम आता है, कॉस्ट्यूम आती क्योंकि है। ज़्यादातर टाइम मेकअप और हेयर का ही एक दो डिपार्टमेंट ऐसा है जो एक्टर के पास ज़्यादातर टाइम पे रहता है, राइट? तो मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर स्टाइलिस्ट का बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग रहना कितना इम्पॉर्टेंट है जब आप साथ में काम कर रहे हो और एक ही एक्टर के फेस पे आपको मेकअप भी करना है और उसी एक्टर का हेयर भी करना है, तो वहाँ पर बॉन्डिंग होना कितना इम्पॉर्टेंट है मेकअप और हेयर का। बहुत बहुत, क्योंकि जब तक कि हमारे अंदर बॉन्डिंग नहीं होती है ना मेकअप और हेयर में, तब तक कि हमारा काम भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। जब हमारा काम परफेक्ट होता है तो एक्टर्स भी हैप्पी होते हैं और हम भी हैप्पी होते हैं। इवन वहाँ के तो वाइब्स इसलिए भी थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए। हाँ जैसे मेकअप हेयर का जो बॉन्डिंग है, वाइब्स भी अच्छी हाँ होनी चाहिए एक्टर के साथ में जब काम कर रहे हो। हाँ, अच्छी होना चाहिए, बॉन्डिंग भी अच्छी होना चाहिए। और हम एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे काम करने के टाइम पे, कुछ चीजें ऐसी होती है मेकअप आर्टिस्ट करते रहते हैं तो हेयर स्टाइलिस्ट को वेट करना पड़ता है। राइट। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हेयर स्टाइलिस्ट कर रहे हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को भी वेट करना होता है। कहीं पे हेल्प की जरूरत होती है तो मेकअप आर्टिस्ट भी करते हैं, कहीं हेयर स्टाइलिस्ट को उनकी हेल्प करनी होती है, तब जाके हमारी एक ट्यूनिंग बनती है तो हमारा वो काम परफेक्ट होता है और हम अपना अच्छा, हाँ, हम अपना 100% एक्टर्स को दे पाते हैं। राइट। अच्छा, और ये जैसे एज ए हेयर स्टाइलिस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि एज ए हेयर स्टाइलिस्ट प्रोडक्ट का नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है? आई मीन बहुत सारे, जैसे मेकअप में होता है कि बहुत सारे क्लाइंट हो चाहे एक्टर्स हो, उनके स्किन्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इवन ह्यूमन नेचर है वो, किसी के ड्राई है, किसी का नॉर्मल है, किसी का ऑयली है, किसी का कॉम्बिनेशन है। वैसे हेयर में भी ऐसे होते हैं, राइट? तो मतलब जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो, अभी सपोज़ किसी के बाल बहुत ही फ्रीजी है, या किसी के बहुत रफ हेयर है, या किसी के बहुत सिल्की है, और वो तीनों मान के चलो कि एक ऐसा लुक है जो हमें इन तीनों के हेयर पे करना है, तो वो चीज़ों को बैलेंस मतलब कैसे हो पाएगा? आई मीन सेम लुक करने जाएंगे, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अप डाउन दिखेगा, लेकिन जो हेयर का जो टेक्सचर है तो वो तो कहीं ना कहीं अलग दिखेगा ही, राइट? तो उसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मेकअप में होता है कि फेस पे कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज सूट होने वाला है फेस स्किन पे, वैसे हेयर का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके ग्रोथ से लेके हर चीज देखना बहुत जरूरी है। और लुक पे भी जब हम, जैसे हमारे, जैसे ये स्ट्रेट हेयर है, अब ये मैंने परमानेंट स्ट्रेट करवाया है, राइट? अब इस पे अगर मुझे टॉन्ग करना है तो ये रुकेगा नहीं। तो जब तक कि मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा कि मैं क्या प्रोडक्ट लगाऊंगी तो तब ये कर्ल्स बैठेंगे इस पे। राइट। कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है, वो कुछ भी ऐसे करते रहते मशीन से और फिर बाद में वो सिल्क हो जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि इस पे मूस लगाना चाहिए, वैक्स स्प्रे होता है वो लगाना चाहिए। कुछ तो मतलब उसको करेंगे तब जाके वो कर्ल्स टिकेंगे। लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से ना वो सिल्क हो जाते हैं। करने के टाइम पे हो जाता है, फिर बाद में वो सिल्क हो जाता है। जब प्रोडक्ट नॉलेज होता है तो वो यूज करने के बाद में हम जब हेयर पे स्टार्ट करते हैं काम, तब जाके हमारे हेयर टिकते हैं। वो परफेक्ट लुक आता है जो क्लाइंट को चाहिए होता है, चाहे एक्टर्स हो, क्लाइंट हो, ब्राइड हो, कोई भी हो। राइट। राइट।
हम डायरेक्टली जाके स्ट्रेटनर से या टोंग से कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना किसी के हेयर पे, करेक्ट क्योंकि करेक्ट हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, ब्राइड के लिए जा रहे हैं स्पेशली, और आप ऐसा कोई सजेशन देते हो किसी क्लाइंट को कि मतलब जिस दिन हम रेडी करने आएंगे उसके पहले आपको हेयर का कितना केयर करना है और क्या करना है, तो ऐसे कुछ टिप्स आप हाँ बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जब हम लोग ब्राइड लेते हैं तो ब्राइड को हम पहले ही बोल देते हैं कि आप हेयर वॉश, जैसे हेयर स्पा वगैरह होता है, प्रोटीन हेयर स्पा करवा लीजिए। सॉफ्ट फ्रीजीनेस के लिए, जो कुछ ज्यादा फ्रीजीनेस हो जाते हैं, हेयर में डैमेज होते हैं, तो उसको हेयर स्पा करवाते हैं। हम्म। किसी को कलर करवाना हो तो कलर का सजेस्ट करते हैं, या नहीं तो फिर हम हमारे पास में तो एक्सटेंशन होते ही है, हम उसको ऐड कर देते हैं। और हाँ, ब्राइड को कंपल्सरी हम ये बोलते हैं कि हेयर वॉश करेंगे तो ओनली शैम्पू से वॉश करना, कंडीशनर नहीं, क्योंकि कुछ लोग है ना कंडीशनर करने के बाद में हमारे सामने आके बैठ जाते हैं, तो कंडीशनर से क्या होता है, हेयर रुकते नहीं। राइट। कंडीशनर करने के बाद में सिल्क तो हो जाएगी, लेकिन वो कर्ल्स नहीं बैठते, उस पर बहुत कुछ प्रोडक्ट डालना पड़ता है, फिर हेयर उनके डैमेज होने का ये होता है। तो हम पहले ही क्लाइंट को बोल देते हैं कि आप हेयर स्पा करवा लीजिए, और जब आप स्टाइलिंग के लिए जब आते हो तो आप कंडीशनर नहीं करना, आप सिर्फ हेयर वॉश करके आए। बाकी हम वो सॉफ्ट कैसा करना है वो हमारे ऊपर है। ओके ओके। ये जो आपने जो चीज़ें बताई अभी, जी ये मतलब ऐसे बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इवन मेकअप आर्टिस्ट भी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। कि जैसे कोई क्लाइंट पूछता है कि भाई मैं शादी के दिन मतलब मेकअप के पहले मुझे क्या कराना है फेस पे, उन्हें नहीं पता होता है। जैसे हेयर के लिए पूछेंगे कि भाई मुझे हेयर क्या करना होगा, मतलब कुछ कलर करवाना है या फिर जो भी है, जो भी यूज़ होता है, उनको नहीं पता होता है। वो नॉर्मल कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप खाली एक नॉर्मल वॉश कर लेना, उसी दिन ही कर लेना, चलेगा मतलब। तो उनको पता नहीं होता बेसिकली। तो ये नॉलेज होना मेकअप आर्टिस्ट या एक हेयर स्टाइलिस्ट को मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप क्लाइंट को, जब आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप जा रहे हो काम करने के लिए, जहाँ सजेस्ट आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए क्या राइट और क्या रॉन्ग है। राइट। हाँ, सजेस्ट करना इसके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि क्या होता है, जब हम उनको पहले से ही प्रिपेयर करते हैं क्लाइंट को हम जब पहले ही प्रिपेयर कर देंगे, तब जाके हमारा काम भी परफेक्ट होगा, चीजें भी अच्छी होगी। राइट। अगर मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप कंडीशनर नहीं करना, तो क्लाइंट तो कंडीशनर कर देगी, सॉफ्ट करने के हिसाब से कंडीशनर करके आ जाएगी। राइट। और उस पर मैं अगर कुछ भी करती हूँ, वो सिल्क होके खुल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कैसे क्लाइंट को समझाऊं। राइट। वैसे मेकअप आर्टिस्ट भी, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का भी होता है कि वो अपने क्लाइंट को सजेस्ट करे फेस के लिए। फेशियल होता है, कोई क्लीन अप करवाता है, कोई कुछ भी जैसे उनको चाहिए होती है स्किन के लिए। तो कहीं ना कहीं सजेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। हाँ, सजेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल तो ब्राइड के साथ में मीटिंग में जब बहुत सारी बातें होती है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, उनको हेयर कलर भी चाहिए होता है, उनको स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए, उनको हीट भी नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें उनको डिस्कस करके हमको बताने पड़ती है कि आप ठीक है हेयर कलर कर लो, हेयर कलर करने के बाद में हेयर रफ हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करवाना है वो भी बोलना पड़ता है उनको, क्लाइंट को, कि आप हेयर कलर के बाद में हेयर स्पा करवाइए, बोटॉक्स करवाइए, या कुछ भी ऐसा जो हेयर सॉफ्ट रहे आपके, वो करवाना पड़ता है, तब जाके हेयर उतने सॉफ्ट होते होंगे। राइट। राइट। और इनके सामने जो भी क्लाइंट हैं, जैसे हमारा बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है, राइट, मेकअप और हेयर का, इवन कॉस्ट्यूम का भी बहुत प्रोफेशनल फील्ड है हमारा, राइट। तो मतलब हमें हाइजीन का कितना ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? हाँ, हाइजीन का तो बहुत ध्यान रखना होता है, हैंड वॉश करके। अगर हमको सर्दी है, कोल्ड हो जाता है, तो मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हम उनके एकदम फेस के करीब होते हैं, तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से उनको नुकसान पहुंचा ही सकता है।
तो वो अपना काम है कि हम पहले ही, सब चीजें रेडी रखे अपने हिसाब से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे आधा घंटा मांगा था, बट आई थिंक उससे ज़्यादा आपका टाइम ले लिया मैंने। कोई बात। सो थैंक यू सो मच नीलोफर, आपने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे और भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल पे काम करो। वैसे हमारी बातचीत बहुत लंबे अरसे के बाद हुई है आज, बट जिस भी रीज़न से हुई है, बट खैर हो गई आज बात। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। मैं वीडियो एडिट करके जब यूट्यूब पे डालूँगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ स्टेटस पे डाल देना उस दिन। थैंक यू सो मच नीलोफर, थैंक यू, बाय।